हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत जोरदार से चल रहा होगा। तो चलिए, यहाँ पर एक आईबीपीएस का नया वैकेंसी निकला है जो कि पीओ का जिन जिन लोगों ने बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए, यहाँ पर आईबीपीएस पीओ का एक नया वैकेंसी निकला है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या क्या है। देखिए, इसका जो स्टार्टिंग डेट है, जो फॉर्म फिलअप का स्टार्टिंग डेट वो आपका 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक चलेगा। ओके, ये आपका पहला क्राइटेरिया है जो कि अब शुरू हो चुका है। इसका फॉर्म फिलअप 2 अगस्त तक इसका फॉर्म फिलअप चलेगा। ठीक है, इसके लिए 3 एग्ज़ाम होता है, प्रिलिमिनरी, फिर मेंस, फिर होता है इंटरव्यू। ओके, तो हम आगे जानेंगे इसका क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपका जो कॉल लेटर है, ठीक है, कॉल लेटर आपका जो प्रीलिमिनरी का कॉल लेटर वो आपका सितंबर या अक्टूबर महीने में निकलेगा। ओके, तो आपका जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन वो आपका अक्टूबर में होगा। ठीक है, अक्टूबर। देखिए, अभी अब अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर मतलब आपका 2 महीना आपके पास है इसका प्रिपरेशन लेने के लिए। ओके, फिर देखिए, इसका जो मेन एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर में निकलेगा। ठीक है, अक्टूबर फिर नवंबर। देखिए, बहुत ही कम समय का डिफरेंस है आपका, बहुत ही जल्दी इसका रिक्रूटमेंट हो जाएगा, आपको सिलेक्शन हो जाएगा आपका बहुत ही जल्दी। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए देखिए वो आपका जनवरी या फरवरी 2023 में होगा। उसके बाद आपका मार्च या अप्रैल महीने में, देखिए अप्रैल यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रोविजनल अलॉटमेंट, मतलब अप्रैल या मई महीने में आपका फाइनल सिलेक्शन मतलब आप ज्वाइन कर जाएंगे एज ए पीओ बैंक में। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कैंडिडेट, देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है जो कि बोल रहा है कि कैंडिडेट को हर रोज़ रेगुलरली कीप इन टच विद द ऑथोराइज आईबीपीएस वेबसाइट। मतलब आईबीपीएस का जो वेबसाइट है इसमें आप लोगों का हर वक्त अटैच रहना पड़ेगा। रेगुलरली आईबीपीएस का वेबसाइट आपको चेक करना पड़ेगा, क्या डिटेल्स आ रहा है, क्या नोटिफिकेशन आ रहा है, आपको रेगुलरली चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पर बोल दिया है। आईबीपीएस का वेबसाइट क्या है, www.ibps.in। ओके, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट हो जाएगा आईबीपीएस का। सारा डिस्क्रिप्शन में, मेरा डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। डायरेक्ट अप्लाई लिंक भी है यहाँ पर। ओके, सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए एप्लीकेशन के पहले कि आपको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोल रहा है। ठीक है, हम देख लेते हैं नेक्स्ट में। देखिए, आपको तो इंडिया का सिटीजनशिप होना पड़ेगा, ये तो पहला कैटेगरी हो गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपका एज रहेगा आपका 20 साल से लेकर 30 साल। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो 30 साल बोल रहा है ना, ये बहुत ही वाइटल है। क्या बोल रहा है, देखिए आपको बोल रहा है कि 2 अगस्त 1992। ओके, आपका जो बर्थडे होगा, बर्थ ईयर, वो आपका 1992 होना चाहिए, 1991 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1991। देखिए, मान के चलिए जिनका अभी 2 अगस्त 1991 जिनका बर्थ ईयर है, देखिए वो उनका अभी जो एज है वो 30 प्लस हो रहा है। ठीक है, 30 प्लस। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि 30 के अंदर होना चाहिए। समझ में आया क्या बोल रहा है कि आपका एज 20 साल से लेकर 30 साल के अंदर होना चाहिए, 30 प्लस नहीं होना चाहिए। ओके, तो यही बोल रहा है यहाँ पर। देखिए 2 अगस्त 1992 से लेकर ये आपका 1 अगस्त 2022 के अंदर इसको होना चाहिए। ओके, फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो आपका एज रिलैक्सेशन तो रहता है, जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC ST रहता है, उन लोगों के लिए 5 साल रह गया। अब अगर OBC अगर हो गए तो OBC के लिए 3 साल, मतलब OBC के लिए 33 ईयर्स हो जाएगा, 33 ईयर्स। SC ST के लिए 35 ईयर्स। ऐसे यहाँ पर जो भी है PWD कैटेगरी हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, सभी के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन रहता है। ठीक है, तो पहले हम नेशनलिटी जान लिए, फिर हमने एज जान लिए। फिर देखिए यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि बोल रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। कोई भी डिसिप्लिन में आपने कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आईबीपीएस बैंक में पीओ के लिए बहुत ही बढ़िया नौकरी है। ठीक है, जिनका सपना है बैंक में नौकरी करने के लिए, ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। फिर देखिए क्या बोल रहा है कि आपका यहाँ पर देखिए एक बहुत ही वाइटल यहाँ पर बोल रहा है, देखिए ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। फिर से इसको ध्यान से पढ़िएगा, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा और इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन और बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय Government of India, approved by government regulatory bodies, and final result should have been declared on or before 22 अगस्त 22। मतलब
अगर आप फाइनल किसी भी डिसिप्लिन से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपका जो फाइनल सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो सर्टिफिकेट आपका 22 अगस्त से पहले आ जाना चाहिए। ओके, अगर मान के चलिए अभी आपका फाइनल सेमेस्टर चल रहा होगा, अब आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका फाइनल ईयर का जो सर्टिफिकेट है, फाइनल ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, वो अगर आपका 22 अगस्त के बाद निकलता है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म फिलअप करिएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या बोल रहा है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है सभी आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। ओके, फिर देखिए यहाँ पर आपका अगर CGPA OGPA है तो देखिए इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अगर CGPA मान के चलिए आपका CGPA शायद 7.85 है, ठीक है, तो इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो सभी को पता ही होगा। इसमें से 0.75 इसमें से घटाना पड़ता है। ठीक है, उसको जो भी आंसर मिलता है उसको 100 से परसेंटेज करना पड़ता है। ठीक है, 100 से परसेंटेज कर दीजिएगा तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज यहाँ पर बोल रहा है कैसे करेंगे आप लोग, पूरा यहाँ पर दिया गया है। तो कैसे आपका जो CGPA है उसका परसेंटेज में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर सारा प्रोसेस है। नहीं तो आप जो भी है उसमें से 0.75 घटाकर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम है तो कौन सा रहेगा इसमें। देखिए पहला रहेगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज, फिर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर आपका रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो आपका 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो कि आपका 20-20 मिनट रहेगा। ठीक है, तो 20-20 40 20 60 मिनट, मतलब टोटल आपका 1 घंटा का टाइम रहेगा। उसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका प्रीलिम्स हो गया, तो आप प्रीलिम्स में क्लियर कर लिए। फिर आपका मेंस में देखिए क्या बोल रहा है कि मेंस में देखिए यहाँ पर बोल रहा है नॉट बाय सीक्वेंस, मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर है ना, पहला रीजनिंग, फिर आपका जनरल, बैंकिंग, अवेयरनेस। देखिए जनरल अवेयरनेस होता है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि जनरल और इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस। आपको तो पता ही होगा, जिन लोग बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बैंकिंग का नॉलेज बहुत ही अच्छा से होना चाहिए। ठीक है, तो बैंकिंग अवेयरनेस से भी क्वेश्चन आता है। फिर देखिए इंग्लिश लैंग्वेज, फिर आपका आता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये आपका एक अलग चैप्टर हो गया। ये तो हर किसी एग्ज़ाम में कॉमन नहीं है, लेकिन बैंकिंग का जो जिन लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को पता ही होगा। तो ये जो चैप्टर है इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक अलग सेक्शन है, इसको बहुत ही बढ़िया से, आपका कंप्यूटर रिलेटेड थोड़ा पार्ट हो गया। जिन लोगों ने कंप्यूटर में ग्रेजुएशन किए हैं तो उन लोगों को पता ही होगा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है, तो ये आपका 4 सेक्शन से मेंस का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसा ऑर्डर नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि पहले आपका डेटा एनालिसिस आ गया, फिर आपका मान लीजिए जनरल अवेयरनेस आ गया, फिर आपका मान लीजिए रीजनिंग आ गया, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज आता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जिस ऑर्डर में है इस ऑर्डर में क्वेश्चन आएगा, इसका कोई मेंशन नहीं है। इसीलिए बोल रहा है कि नॉट बाय सीक्वेंस। ठीक है, नॉट बाय सीक्वेंस। टोटल देखिए यहाँ पर आपका 200 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 200 जो कि आपका 3 आवर्स इसके लिए दिया जाएगा। ठीक है, 3 आवर्स। ओके, तो उसके बाद आएगा, देखिए आपने मेंस, जिस दिन आप मेंस देंगे उसके बाद आपका एक रिटन टेस्ट होगा जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर होगा, लेटर राइटिंग एंड एसे ऊपर, इसके ऊपर आपका एक रिटन टेस्ट होगा जो कि आपका रहेगा 30 मिनट का एग्ज़ाम, 25 नंबर का रहेगा। ओके, 25 नंबर का रहेगा, लेटर राइटिंग रहेगा और एक आपका एसे रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप PO बन रहे हैं ना, प्रोविजनल ऑफिसर बन रहे हैं आप बैंकिंग में, तो आपका वहाँ पर इंग्लिश टेस्ट लिया जाएगा कि आप कैसे लिख रहे हैं, कैसे आप एसे लिख रहे हैं। माने वहाँ पर क्या होता है कि ऑफिसर को हर वक्त लेटर लिखना पड़ता है, ऑर्डर जारी करना पड़ता है, तो इसीलिए वहाँ पर आपको एक इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा। तो उसी दिन होगा, जिस दिन मेन होगा उसी दिन इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, इसको तो पता ही होगा, 0.25 करके अगर आप हर गलत आंसर के लिए 0.25 आपका काटेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर, तो इसको पता ही होगा, एग्जामिनेशन सेंटर आपका होम टाउन में ही पड़ता है, होम सिटी में पड़ता है। अगर आप मान के चलिए कि आपका जो होम टाउन के गाँव में है तो गांव में तो एग्ज़ाम सेंटर नहीं होता है, वो तो आपका शहर में आना पड़ता है, सिटी में आना पड़ता है। तो यही सब बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप माने मान के चलिए आप बिहार स्टेट से बिलोंग्स करते हैं तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिहार से बिलोंग्स करते हैं तो आपका एग्ज़ाम बिहार में ही होगा। ठीक है, तो आपका जो भी
आपका जो होम टाउन है, जो आपका होम है, वहाँ से मान के चलिए 150 से लेके 200 किलोमीटर के अंदर आपका सेंटर दिया जाता है। किसी किसी केस में 300 किलोमीटर के अंदर होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो ये आपका हो गया। फिर देखिए कट ऑफ स्कोर क्या बोल रहा है, ऑनलाइन मेन एग्जाम के लिए जो कट ऑफ स्कोर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। जो भी आप पहले आपका प्रीलिम्स में क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद मेंस में क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। जो वो भी डिपेंड्स करता है कि कितना हाई मार्क जा रहा है, उसके ऊपर कट ऑफ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बोल रहा है कि शायद मान के चलिए 30 कट ऑफ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो जितना भी आपका माने हाई कट ऑफ जाएगा उसके ऊपर कट ऑफ होता है, ठीक है। मान के चलिए मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर 80 अबव स्कोर कर रहे हैं, तो आपका कट ऑफ 80 जाएगा, ऐसे ही होता है, ठीक है। फिर देखिए क्या हुआ है, इंटरव्यू। इसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, तीन स्टेज, पहले हो गया प्रिलिमिनरी, फिर हो गया मेंस, फिर हो गया आपका इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू का टाइम जब आपका इंटरव्यू होगा उसी दिन आपको जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का टाइम जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपने सबमिट किए थे, वो सारा डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो गया, आपका आधार कार्ड, कोई भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ, या फिर आप कहीं पर भी अगर काम करते हैं तो वहाँ से आपको एक एनओसी लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा। अगर आप SC ST से बिलोंग्स करते हैं तो उसका आपका कास्ट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तो ठीक है। यही सब बोल रहा है यहाँ पर, इंटरव्यू का टाइम यही सब लगेगा, ठीक है। फिर देखिए क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। देखिए मैंने तो आपको पहले ही बता दिया। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर। पहले तो आपको इंटरव्यू का आपको तो एक कॉल लेटर दिया जाएगा, तो उसी कॉल लेटर का आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। उसके बाद देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं, एप्लीकेशन के बाद आपका सीट सिस्टम जनरेटेड एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होता है, ठीक है। जो जब भी आप एप्लीकेशन करते हैं तो वहाँ पर एक कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होता है। तो अगर आप साइबर कैफे से कर रहे हैं तो उनको बोलिएगा कि इसको आप मुझे एक प्रिंट आउट दे दीजिए। अगर आप क्वालिफाई कर गए, फाइनल स्टेज तक पहुंच गए इंटरव्यू तक, तो आपको इस पेपर को भी ले जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट, देखिए फिर सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम रजिस्टर्ड फॉर CRP PO MT 12। देखिए जो आपका एडवर्टाइजमेंट निकला है ना, उसका नाम है CRP PO MT 12, ठीक है। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। तो जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट वो आपको लेना पड़ेगा। फिर देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो ले जाना पड़ेगा, जो कि आपका 10 स्टैंडर्ड का जो एडमिट होता है वो, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट कोई भी होगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ, अगर आपका कोई भी ID कार्ड है तो चलेगा। फिर देखिए मार्कशीट आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट मैंने बोला था पहले। फिर देखिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर देखिए आपका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट issued by any authorized as noticed by the government of India in the prescribed format in EWS कैटेगरी। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो ही आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग्स नहीं करते तो आपको इस डॉक्यूमेंट का ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए अगर आप डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर दिए हैं, जो भी आपने फॉर्म फिलअप के टाइम जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं, तो सभी का ओरिजिनल फॉर्मेट लगेगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर वही सब बात है, इतना डॉक्यूमेंट्स पूरा डिटेल्स में दिया गया है कि अगर आप क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप किसी कहीं पर भी अगर काम करते हैं तो वहाँ से आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जो कि आपका इंटरव्यू का टाइम लगेगा, ठीक है, इंटरव्यू का टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपेयर फॉर द इंटरव्यू इफ ही और सी फॉल्स टू प्रोड्यूस द रिलेवेंट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन्ड अबव। मतलब यहाँ पर जितना भी 14, देखिए यहाँ पर 14 डॉक्यूमेंट बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपके पास है, सभी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप सबमिट नहीं कर सकते तो आप वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। यही बात यहाँ पर बोला गया है। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले देखिए जो फोटोग्राफ है आपका, फोटोग्राफ को 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए, इसका ये क्राइटेरिया है। उसके बाद सिग्नेचर आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा। उसके बाद आपका देखिए कहाँ गया है ये वाला, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक टेक्स्ट
जो कि आपका हैंड रिटन में होना चाहिए। मतलब देखिए यहाँ पर एक टेक्स्ट दिया गया है, देखिए ये वाला टेक्स्ट, ठीक है, देखिए जो कि यहाँ पर देखिए आई डैश, मतलब यहाँ पर आई, अगर आपका XYZ जो भी नाम है यहाँ पर नाम लिखेंगे आप, डैश नहीं देना है, यहाँ पर आई आपका नाम होगा, इसको छोड़ दीजिएगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर लिखेगा आपका नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से टोटल हो जाएगा आपका यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक व्हेन रिकॉर्ड, यहाँ तक आपको इसको हैंड रिटन में कोई भी वाइट पेपर में आपको इसको लिखना है, उसको स्कैन करना है, स्कैन करके आपको उसको स्कैन कॉपी रखना है, ठीक है। तो क्या हो गया, आपका फोटोग्राफ का स्कैन हो गया, आपका सिग्नेचर स्कैन हो गया, आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन स्कैन हो गया, आपका ये जो हैंड रिटन टेक्स्ट आपका स्कैन हो गया। ये 4 आपका मैंडेटरी है। इसके बाद अगर आपने कोई भी कास्ट से बिलोंग्स करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट का आपका स्कैन होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको उसको स्कैन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। यही बात बोल रहा है यहाँ पर, और ज़्यादा कुछ है नहीं। और यहाँ पर देखिए जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, जिसके पास लेफ्ट थंब नहीं है वो आपका राइट थंब देगा, जिसके पास राइट थंब नहीं है तो लेफ्ट थंब जो आपके लेफ्ट हैंड है उसका पहला उंगली होगा। तो ऐसे करके पूरा प्रोसेस होता है, इसको आप पता ही होगा। यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जिसका कोई भी हाथ नहीं है तो पैर का छाप दे सकता है, ठीक है, पैर का पहला उंगली, यही सब यहाँ पर बोला गया है। और जो सिग्नेचर है इसको आपको कैपिटल लेटर में नहीं होगा, सिग्नेचर कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं होता है, सिग्नेचर आपका रनिंग हैंड में होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगा। अब तो आपने सब कुछ जान लिया, अगर आपका एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगा बोलिए। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर देख लीजिए, जो भी आपका SC ST PWD कैंडिडेट है, देखिए ओनली SC ST एंड PWD, ओके। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, SC ST एंड PWD उन कैंडिडेट के लिए आपका 175 रुपीज़ लगेगा, 175 रुपीज़। और अदर्स जो भी है, मतलब जो कि आपका जनरल, आपका OBC, आपका EWS, ठीक है, मतलब आपका SC ST PWD को छोड़ के जो भी अदर्स कैटेगरी है उन सभी के लिए 850 रुपीज़ कितना लगेगा, 850, ओके। उन सभी के लिए 850 रुपीज़ लगेगा। यहाँ पर देखिए 850 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, और जो सभी आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर पेमेंट ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन मोड नहीं होगा, ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पर कौन सा बैंक में यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। देखिए टोटल 11 यहाँ पर बैंक है, जो कि यहाँ पर आपका अगर आपने सभी क्वालिफाई कर दिए तो यहाँ पर जो 11 बैंक है यहीं पर आपको आपका फाइनल यहीं पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनाडा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, टोटल यहाँ पर है। और देखिए यहाँ पर जो भी NR लिखा है ना, NR मतलब यहाँ पर क्या है, जो कि अब देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक एंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इन लोगों ने यहाँ पर वैकेंसी स्टेटमेंट नहीं भेजा है, ठीक है। मैंने इन बैंक में कितना वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया में, इन सब बैंकों में कितना वैकेंसी है, इन लोगों ने अभी तक उस डेटा को IBPS को सेंड नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पर NR लिखा है, मतलब नॉट रिपोर्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन मिलेगा, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर वैकेंसी है, ये बैंक आप यहाँ पर लिस्टेड है, मतलब यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखिए, इस हिसाब से यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखिए कनाडा बैंक पे है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया बैंक है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, फोटोग्राफ का साइज़ क्या रहेगा। पहले तो मैंने आपको बोल दिया इसी साइज़ में फोटोग्राफ रहना चाहिए। और फोटोग्राफ का जो आपका डायमेंशन मतलब कितना आपका साइज़, देखिए साइज़ यहाँ पर बोल रहा है 20 KB से 50 KB तक इसका साइज़ होना चाहिए, जो कि आपका फोटोग्राफ है 20 KB से 50 KB। आपका जो सिग्नेचर है वो आपका 10 से 20 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है उसको वो भी आपका 20 से 50 KB के अंदर, देखिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन 20 से 50 KB, आपका फोटोग्राफ भी 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। और जो हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है वो आपका 50 से 100 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है, 50 से 100 KB। और आपका सिग्नेचर है 10 से 20 KB, ठीक है। ये जो बहुत ही वाइटल है, देखिए ये 4 पॉइंट बहुत ही वाइटल है, इसी के अंदर आपको होना चाहिए साइज। और जो आपका डॉक्यूमेंट्स है ना, डॉक्यूमेंट्स जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं, जैसे मान के चलिए SC का कास्ट सर्टिफिकेट, आपका कोई भी अगर आपका EWS सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं, इनकम सर्टिफिकेट, तो देखिए वो सभी आपका 100 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले भी बोल दिया है, देखिए 200 DPI सिग्नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मैंने पहले भी बोला था डॉक्यूमेंट्स कितना बोल रहा है
200 DPI। देखिए यहाँ पर 200 DPI, यहाँ पर भी देखिए 200 DPI बोल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि सभी आपका 100 KB का अंदर होना चाहिए। बस इसका यहीं तक था। अब सब कुछ जान लिए, कहाँ एग्ज़ाम सेंटर होगा, कितना फीस लगेगा, एग्ज़ाम कब होगा, सब कुछ मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको आप लोगों को कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो आप लोग जो फिर से पढ़ाई शुरू करिए, टाइम बहुत ही कम है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों का एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट हम और किसी वीडियो के साथ आएंगे। तो आज के लिए यहाँ पर थैंक यू, टाटा, बाय बाय।